Namaste, hello and welcome to Pariksha Parv 4.0. I am Divya Singh Sharma from New India Junction at NCPCR office for DD National, NCPCR and New India Junction YouTube channels. We are live. You can ask us your queries. All your exam stress, anxiety related questions will be answered. We have had a very good number of guests this season and it's getting better each session. Today we have with us Shivangi Maletia ji. She is a doctor, a dental surgeon who is also with the Ministry of Health. She has participated in many motivational speaking sessions to motivate the youth, and this she does passionately. This is where her main interest lies simultaneously as a surgeon. Let's hear it in her own voice, her introduction to you all. Welcome ma'am. Thank you so much दिव्या. नमस्कार. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि NCPCR ने मुझे ये मौका दिया. And Divya, I hope I can talk in Hindi. Of course you can. Yes, I can. Wonderful. क्योंकि मुझे लगता है हिंदी कहीं ना कहीं दिल की भाषा है. जितना मैं दिल से बोल पाऊंगी आप लोग उतना ही अच्छे से समझ पाएंगे. So thank you for having me here, Divya. You're welcome. You're most welcome. So, ma'am, we have been having a lot of these sessions, and we have had psychologists, psychiatrists, some toppers. We had the Wonder Girl of India and child wonders also. So, in your experience as a motivational speaker, what have you noticed about this Gen Z, as we call it? Right. The students who are giving the exams right now. जी. So, anything in particular you've noticed that is different in them? जी. सबसे पहले तो मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ इस जेन ज़ी की, क्योंकि जिस तरह से आप लोगों ने कोविड के दौरान अपने आप को संभाले रखा है, अपनी स्टडीज़ को ऑनलाइन पैटर्न में, जो शायद कभी भी हम में से किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा हो पाएगा, आप लोगों ने कितने अच्छे से उस चीज़ को अकोमोडेट किया, अपनी लाइफ का हिस्सा बनाया. मुझे बताते हुए गर्व होता है दिव्या कि मैं जब कोविड का लॉकडाउन पीरियड चल रहा था, उस समय जब मैं इंटरनेट ओपन करती थी, बिकॉज शायद वही हमारा एक सेविंग ग्रेस रह गया था, एक दूसरे से बातचीत करने का, एक दूसरे को और जानने का. वर्ल्ड ज़्यादा इंटरकनेक्ट हो पाया इंटरनेट के ज़रिए. तो उस समय मैं देखती थी कि कैसे ये जेन ज़ी जो हम बोलते हैं, आज के जो नवयुवक हैं, नव युवतियाँ हैं, किस तरह से ये लोग अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए इंटरनेट का सहारा ले रहे थे, किस तरीके से एक दूसरे को मोटिवेट करने के लिए बहुत छोटे छोटे बच्चों से लेके जो एडोलेसेंट एज में हैं, टीनेजर्स हैं, वो लोग किस तरह से अपने आप को दर्शा रहे थे. और कई लोगों ने इस दौरान अलग अलग माध्यमों से, चाहे वो पॉडकास्ट्स हों, चाहे वो वीडियो ब्लॉग्स हों, चाहे वो पोस्ट्स हों, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया का सहारा लेके इतने अच्छे से इस पूरी दुनिया में पॉजिटिविटी फैलाने का काम किया है. सो कूडोज टू यू. एंड मुझे ऐसा लगता है कि हम में और आजकल की जनरेशन में ये एक मेन फ़र्क है कि आप लोग ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं, आप लोग बदलते हुए एनवायरनमेंट के साथ बदलाव में शामिल होना जानते हैं, which is a biggest quality of a human being. So yes, a clapping for that. Thank you so much on behalf of all the Gen Z people and millennials as well. Ma'am, exam stress usually is related to anxiety. जी. What our Pariksha Parv is also about. जी. So anything that you think आजकल के ज़माने में I think social media के ही कारण ज़्यादा बढ़ भी गया है ये anxiety stress due to social validation maybe. जी. So how can they overcome this pressure around this social media validation? Right. देखिए, कोई भी काम चुटकी बजाते हुए नहीं होता, और बिल्कुल वैसे ही मैं कभी भी क्विक फिक्स टेक्निक्स में बिल्कुल विश्वास नहीं रखती. मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज यहाँ आई हूँ तो मुझे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए कि किस तरीके से आप इस चीज़ को डील करें. टुडे आई एम सिटिंग हियर, आज मैं यहाँ बैठी हूँ आपके सामने. क्या ये एक एग्जामिनेशन से कम है? मेरे लिए ये एक एग्जामिनेशन के समान है. मुझे आज जो भी मैंने लाइफ के बारे में सीखा, कोई भी मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से मैं कुछ सीख पाई, अपनी ग्रोथ कर पाई, वो सब मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है ऑन द स्पॉट, लाइव. क्या ये एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको देखना चाहें तो क्या हम नहीं देख सकते? बिल्कुल देख सकते हैं. लेकिन इस समय मुझे नर्वसनेस नहीं है, इस समय मेरे पैर शेक नहीं कर रहे हैं, इस समय मैं
स्टैमर नहीं कर रही हूँ बात करते हुए। क्यों, ऐसा क्यों? यानी कि इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि मुझे एंग्जाइटी नहीं है इस समय। हाउ, वाई? देखिए, इसका सबसे पहला कारण कि मुझे विश्वास है कि मुझे अपना सब्जेक्ट अच्छे से आता है। जो मैं बोलने जा रही हूँ वो मुझे पता है कि मैं पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, उसे समझ चुकी हूँ, सीख चुकी हूँ। अंडरस्टैंडिंग के साथ मैं बात करूँगी, राइट? सो नंबर 1 इज़ नोइंग आवर सब्जेक्ट्स वेल। अपने सभी जितने भी आपके पढ़ाई के जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं और अदरवाइज भी आप जो भी कुछ परस्यू कर रहे हैं लाइफ में, साथ साथ कोई स्पोर्ट्स है, कोई और एक्टिविटी है, सिंगिंग है, क्लासिकल डांसिंग है, वट एवर यू आर परस्यूइंग इन योर लाइफ, अगर आप उसके बारे में क्लियर हैं, अगर आप उस सब्जेक्ट की क्लैरिटी हासिल कर लें, तो आपको कभी भी किसी भी समय पे उस सब्जेक्ट को दूसरे इंसान को समझाने में, चाहे वो वर्बली समझाना हो आपके वाइवास के दौरान, इंटरव्यूज़ के दौरान, या फिर रिटन फॉर्मेट में समझाना हो, यानी कि एग्जामिनेशन के दौरान लिख कर समझाना हो, आप इजीली कर सकते हैं। सेकंड, व्हेन आई सिट हियर, आई एम सिटिंग हियर फॉर nth नंबर ऑफ टाइम, है ना? NCPCR ने तो मुझे पहले मौका दिया ही है, ये मेरा दूसरा भाग है आज का। लेकिन अदरवाइज़ जब मैं बोलना शुरू किया, मैंने कभी एक ज़माने में जब कभी बोलना शुरू किया, आप लोगों से बातचीत शुरू करी, दिल की बातें बाहर रखनी शुरू करी, उसके बाद मैंने बार बार कितनी सारी जगहों पर बोला, यानी रिविज़न, रेपिटिशन। अगर हम एक ही चीज़ को विद अ सेंस ऑफ इम्प्रूवमेंट, एक इम्प्रूवमेंट के साथ एक ग्रोथ फैक्टर उसमें डालकर, हर बार मेरी ये वाली टॉक प्रीवियस टॉक से कुछ बेहतर होनी चाहिए, इसको दिमाग में रखते हुए अगर हम बार बार किसी चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं, तो जब वो मेन डे आता है, जब हमें उसे दर्शाना होता है, जब हमें एग्ज़ाम लिखना होता है, हमें बात करनी होती है स्टेज पे खड़े होके, हमें एंग्जाइटी या स्ट्रेस नहीं होता। तीसरी बात, जैसे मैंने कहा, कोई क्विक फिक्स टेक्निक्स नहीं होते हैं। आपकी लाइफ, आपके किसी भी एक दिन को अगर हम छोटा कर दें, उसके बराबर होती है। हम कितने बजे उठते हैं दिव्या, कब हम खाना खाते हैं, हमारे दिन का क्या क्या हिस्सा होता है, कौन सी एक्टिविटीज़ हमें बिल्डअप करती हैं, रोज़ाना के दिनों में हमारी क्या हैबिट्स हैं, वो सब हमें बनाती हैं जो हम आज हैं। तो अगर आप एक्चुअल में, चलिए ये तो परीक्षा पर्व है, परीक्षा से रिलेटेड एंग्जाइटी की बात हो रही है, अगर हम एक्चुअल में लाइफ में भी थोड़ा ईज आउट होना चाहते हैं, तो हमें अपने एक दिन को इस तरह से जीना चाहिए जैसे कि हम अपनी लाइफ को बनते हुए देखना चाहते हैं। ये एक साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि जो इंसान, आप किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति को उठा के देखें दिव्या, तो आप पाएंगे कि उनके सभी के लाइव्स में एक चीज़ हमेशा कॉमन रही है, दे ऑल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। दैट्स ट्रू, दे ऑल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या ये इतना डिफ़िकल्ट है कि अगर हम आज अभी सुबह 8 बजे उठते हैं, तो अगर उसकी जगह हमें 6 बजे उठना पड़े, या हम 7 बजे उठते हैं तो हम उसकी जगह 5 बजे उठना शुरू कर दें, क्या ये इतना मुश्किल है? अगर ये सभी सफल व्यक्तियों के जीवन का एक हिस्सा है ये आदत, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा योगदान है। क्यों? क्योंकि हम 24 घंटों के 26-27 घंटे बना देते हैं इस तरीके से, क्योंकि सोना है, खाना पीना है, नहाना धोना है, यूजुअल एक्टिविटीज़ दिन की, वो तो अपना टाइम लेंगी ही लेंगी। लेकिन जब हम जल्दी उठ के सडनली अपनी लाइफ में 1 या 2 घंटे एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, तो उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। मेरी पर्सनली लाइफ चेंज हुई जब से मैंने जल्दी उठना शुरू किया। अब हम जल्दी उठेंगे तो हम अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए, अपनी पर्सनल बैलेंसिंग के लिए, है ना, बैलेंस करना होता है। आप कंप्लीटली ऐसा नहीं सोच सकते कि अब मैं एक स्टूडेंट हूँ तो अब मैं बिल्कुल ही अपनी किताबों में गड़ जाऊँ। कई बार हम बड़े व्यक्तियों को बोलते हुए सुनते हैं, बेटा इतना बैठो कि चारपाई में गड्ढा हो जाए, है ना। बड़े व्यक्ति ऐसे बोलते थे घरों में कि ऐसे बैठो, कोनी तुम्हारी बिल्कुल टाइट हो जाए, तुम्हारे जहाँ बैठ रहे हो वहाँ गड्ढे बन जाएं, बस बैठे रहो पढ़ते रहो। नहीं, इससे
आपकी जो लाइफ है वो इम्बैलेंस हो जाएगी, और आप बैलेंस जब खोते हैं तो आपको पता है कि क्या होता है ना, सब कुछ तितर बितर हो जाता है। तो इसीलिए अपने बैलेंस को बनाए रखने के लिए जब आप जल्दी उठ रहे हैं, इन्वेस्ट टाइम इन योर सेल्फ ग्रोथ, जैसे एक्सरसाइजिंग, इट्स अ ब्यूटिफुल एक्टिविटी। आप जाइए, आप अपने दोस्तों के साथ खेलिए, किसी स्पोर्ट्स में एंगेज होइए, आप योगास ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि ये मोदी जी की इतनी खूबसूरत किताब, अभी जब मैं प्रिपेयर कर रही थी आप लोगों से बात करने के लिए, तभी मैंने पढ़ी, एग्ज़ाम वॉरियर्स। ये तो बहुत अमेजिंग टिप्स हैं इसके अंदर, और इसके अंदर एक चैप्टर है अबाउट योगासन्स, किस तरह से योगा हमें रिफ़्रेश करता है। आई नो आप ये बातें अक्सर सुना करते हैं, लेकिन इन्हें लागू कैसे करना है शायद आप लोग नहीं जान पा रहे हैं। लेकिन बिलीव मी, रात को अगर 11 बजे सोने की आदत है, 12 बजे सोने की आदत है, तो बस आधा घंटा पहले सोना है। 12 बजे अगर सोना है तो 11:30 बजे सो। सुबह अगर 7 बजे उठते हो तो उसकी जगह 6 बजे उठ जाओ। आपको सिर्फ स्लीप साइकिल को आधे घंटे घटाना होगा, सिर्फ आधा घंटा, और उस आधे घंटे से आपकी लाइफ बदलने लगेगी, बिलीव मी। एंड उस टाइम को आप यूज़ कीजिए योगास करने में, अपना हेल्थ को, फिटनेस को बरकरार करने में। तो इस तरीके से देन कमिंग टू द अदर हाफ ऑफ द डे, आप रीडिंग कीजिए। हम लोग अक्सर देखते हैं दिव्या कि कैसे हम स्टूडेंट्स जो हैं वो सिर्फ एकेडमिक बुक्स में ही होकर रह जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो सोच है वो फ्लरिश नहीं कर पाती, ब्लॉसम नहीं कर पाती। आपको लगता है कि बस मुझे ये किताब उठानी है, इसको बस रट्टे मारने और जल्दी से एग्ज़ाम में मुझे इसे प्रेजेंट कर देना है। दिस इज़ नॉट द राइट वे। आपको कुछ एक्स्ट्रा एकेडमिक लिटरेचर पढ़ना चाहिए। जैसे फॉर इंस्टेंस ये किताब हुई एग्ज़ाम वॉरियर्स बाय श्री नरेंद्र मोदी जी, या और भी बहुत सी किताबें हैं जो सेल्फ हेल्प पर हैं, या आपके इंटरेस्ट की किताबें हो सकती हैं। इफ़ यू आर अ ज्योग्राफी लवर, यू कैन बिंज इनटू डिस्कवरी बुक्स। अगर आप किसी भी तरह के इंसाइक्लोपीडियाज पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं या जनरल नॉलेज अटेन करने में इंटरेस्टेड हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स वन कैन रीड। जितना आप रीड करेंगे, ये दूसरी हैबिट है जो बहुत सफल व्यक्तियों की होती है कि वो एविड रीडर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ते रहते हैं किताबों को। और ऐसी जो पढ़ाई होती है जो सिर्फ हम रीड करने से हासिल करते हैं, वो हमारे दिमाग को रीस्ट्रक्चर करती है, रीवायर करती है। आपको चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल जाएगा। जैसे एक किताब थी दिव्या, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, तो बाय जोसेफ मर्फी जी। जब मैंने उस किताब को पढ़ा तो मैं ऐसे ही, मैं उन दिनों में प्रेग्नेंट थी और मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पास बहुत टाइम है, तो मैंने किताबें पढ़ना शुरू किया, मेरी हैबिट डेवलप हुई रीडिंग की। तो जब मैंने वो किताब पढ़ी तो मेरा नज़रिया कुछ ऐसा चेंज हुआ कि हमारे जीवन में हम जो चीज़ नहीं करना चाहते उसे दोहराते रहते हैं। डरना नहीं है, टेंशन नहीं करनी है, एग्ज़ाम का डर मन से निकाल दो, नहीं, नो टेंशन, नो टेंशन, एंटी टेंशन, एंटी स्ट्रेस, एंटी एंग्जाइटी। इन सब चीज़ों में क्या कॉमन है? जो आप जिन चीज़ों से दूर जाना चाहते हैं, आप उन शब्दों को रिपीट करे जा रहे हैं। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, टेंशन, एग्ज़ाम फीवर, है ना। इंस्टेड हम एक बड़ा सिंपल सा उपाय कर सकते हैं, आप सभी कर सकते हैं, स्पेशली पेरेंट्स कर सकते हैं, हमारे सभी बच्चों के पेरेंट्स कर सकते हैं, कि आप जो नहीं करना चाहते उसे बिल्कुल हटा दो डिक्शनरी में से। क्योंकि चारों तरफ की जो ऊर्जा है या एनर्जी है, हमारे अंदर भी वही एनर्जी लगातार सांस ले रही है। जो हवा अभी मैंने छोड़ी वो अभी इन्होंने ग्रहण करी, जो इन्होंने अभी बाहर निकाली अपने सिस्टम से वो मैं ग्रहण कर रही हूँ। सो इट्स एन गिव एंड टेक। हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं हम एक दूसरे को कम्प्लीटली अफेक्ट करते रहते हैं, उस इन्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं। तो अगर आप जिन चीज़ों को अपने सिस्टम से बिल्कुल हटाना चाहते हो उनको यूज़ ही मत करो। अब आप क्या कह सकते हैं? रिलैक्स्ड रहना है, काम रहना है, एग्ज़ाम्स को काम हेड के साथ देना है, पीसफुली देना है, अपनी लाइफ को इजी करना है, रिलैक्स करना है, बैलेंस करना है। ये चीज़ें अगर हम इन शब्दों का प्रयोग करेंगे और नेगेटिव शब्दों को हटा देंगे तो वो अपने आप एक एनर्जी सिस्टम चेंज होने लगता है लाइफ का। बहुत
बहुत बढ़िया इफ़ेक्ट आया इस टिप का मेरे जीवन में, तो ये आप भी कर सकते हैं। ऑन गोइंग डेज में अपनी किताबों को कोसना, हाय ये सब्जेक्ट तो बहुत ही गंदा है, आप क्या कर रहे हैं? आप शब्दों द्वारा एक नेगेटिव ऊर्जा किसी चीज़ को दे रहे हैं। अगर आपको कोई हर टाइम कोसता रहे, आपको बुरा बोलता रहे, आपको बोलता रहे आप गंदे हो, इस काम में आप ठीक नहीं हो, आप गलत काम करते हो, आप किसी काम के नहीं हो, आपको कैसा फील होगा? यू विल फील डिप्रेस्ड। आप थोड़ा, आपका मन मरने लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि मैं क्या सच में किसी काम का नहीं हूँ, या आप उस चीज़ में बिलीव करने लगेंगे। एंड धीरे धीरे आप उस काम को शायद करना ही छोड़ देंगे, आप उस एरिया से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि आपको बार बार ये कहा जा रहा है। और बिल्कुल ऐसा ही इफ़ेक्ट होता है जब हम किसी भी सर्कमस्टांस को, किसी भी परिस्थिति को, किसी सब्जेक्ट को, किसी किताब को, किसी टीचर को, खुद को जब इस तरह की ऊर्जा देते हैं बार बार गलत बोलकर। तो इसीलिए गलत नहीं बोलना है। अगर आपको ये आदत है, इस आदत को सुधारने का एक उपाय ये है कि जब आप गलत तरीके से सेंटेंस पुट ऑफ कर चुके हैं कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, मुझे पढ़ाई का कुछ भी नहीं आता है, ABCD का A भी नहीं आ रहा है मुझे इस सब्जेक्ट में, आपने बोल दिया, कॉन्शियसली उसी टाइम अपने आप को रोकिए और इस सेंटेंस को पलटिए कि नहीं, अब मैं धीरे धीरे इस सब्जेक्ट को समझ रहा हूँ। प्रेजेंट टेंस में बोलिए जैसे कि ये प्रोसेस अभी हो रहा है। ब्लेस कीजिए अपने सब्जेक्ट्स को, ब्लेस कीजिए अपनी टीचर्स को, अपने स्कूल को। जो चीज़ आपको परेशानी लग रही है उसे ब्लेसिंग्स दीजिए। आप देखिए किस तरह से वो एनर्जी एकदम से बदलना शुरू हो जाएगी। टीचर्स आपको फेवर करना शुरू हो जाएंगे, आपकी हेल्प करना शुरू हो जाएंगे। वो सब्जेक्ट आपको बहुत अलग तरीके से, एक एंगल से समझ आना शुरू हो जाएगा। ये कोई बुकिश बात नहीं है। इस बात को अगर आप करके देखेंगे आपको समझ आएगा कि किस तरीके से छोटे छोटे चेंजेस लाके you can actually completely transform the way you're looking at your studies, looking at your books, and looking at the overall education system. थैंक यू सो मच मैम, दोज वर सम रियली नाइस इंसाइट्स। एक तो जो सुबह उठने वाली बात आपने बोली कि सिर्फ आधे घंटे जल्दी सोने से फर्क पड़ता है, आई थिंक दैट इज गोना हेल्प एवरीवन, नॉट जस्ट स्टूडेंट्स, इंक्लूडिंग मी जी। एंड द अदर थिंग दैट यू सेड अबाउट रिमूविंग नेगेटिविटी ऑल टुगेदर, जी जी, आई थिंक ये पेरेंट्स के लिए भी काफी काम आएगा जी, बिकॉज समटाइम्स वी एंड अप सेइंग द नेगेटिव जबकि हम भला करना चाह रहे हैं, राइट। सो अ डिफरेंट अप्रोच, सो दैट्स अ वेरी गुड टेक। वी हैव सम लाइव क्वेश्चंस मैम। रमन फ्रॉम कोलकाता, डिप्रेशन के क्या सिम्टम्स हैं? स्टूडेंट स्टडीज़ पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, तो कैसे फाइंड करे कि उसको कोई इशू है? ओके, देखिए डिप्रेशन बहुत अलग अलग किस्म का होता है एंड स्टूडेंट अगर स्टडीज़ पर फोकस नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली उसको जो पढ़ाए जाने वाला तरीका है या उसके खुद के सेल्फ स्टडी का जो पैटर्न है वो कहीं ना कहीं गलत जा रहा है। कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ ऐसे अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस हैं, दबे हुए हैं, वो जो डर के कारण या किसी हिचक के कारण, किसी फोबिया के कारण या सोशल स्टिग्मा के कारण वो दर्शा नहीं पा रहा है। सो वो बात ज़रूरी नहीं है कि स्टडीज़ से रिलेटेड हो, वो बात कुछ और भी हो सकती है, जिसके कारण जो पहला इफ़ेक्ट है वो बच्चे के स्टडीज़ पर ही दिखता है, क्योंकि दैट इज़ समथिंग विच इज़ रियली डायरेक्ट एंड ऑन गोइंग प्रोसेस इन देयर लाइफ। तो वो सबसे पहले उनके रिजल्ट्स पर आपको दिखेगा कि बच्चा जो है वो अपने लाइफ के किसी एक हिस्से से खुश नहीं है। तो यस, अगर उसके रिजल्ट्स हैम्पर हो रहे हैं और आपको लग रहा है कि बच्चा चुप रहने लगा है, शांत रहने लगा है, खिजने लगा है, स्पेशली पेरेंट्स से, क्योंकि बच्चे ये चाहते हैं कि उनके बोले बिना ही उनके माँ बाप सब समझ जाएं। उन्हें जो बोलने में परेशानी हो रही है वो दर्शाए बिना ही उनके माँ बाप उन्हें कम्प्लीटली समझ पाएँ, अंडरस्टैंड कर पाएँ कि हाँ ये चीज़ हो रही है, आपको दिख नहीं रहा गया मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो कभी कभार वो नहीं बोल पाते हैं। तो आपको चाहिए कि एक तो आप अपना जो उनके साथ एक क्वालिटी टाइम का स्पैन है, चाहे वो दिन का 1 ही घंटा है, आप उन्हें वो पर्सनली दें। बहुत ज़्यादा पर्सनल लेवल का टाइम आप बच्चे के साथ स्पेंड करें। उस टाइम में आप बिल्कुल गैजेट फ्री हो जाएं। मोबाइल्स, टीवी
एक साथ देखना, मूवी एक साथ देखने जाना इज़ नो वे टू स्पेंड टाइम विद द चाइल्ड। आप उसे लेकर वेकेशन पे जा सकते हैं, आप उसे हर रोज़ किसी गार्डन, पार्क, नेचुरल स्पेस में लेके जाइए। नेचर का बहुत हीलिंग इफ़ेक्ट होता है। उसके साथ बैठिए, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस उसके साथ शेयर कीजिए। एंड ना सिर्फ ये कि आप अपने आप को सिर्फ बच्चे तक सीमित मत रखिए, उसके सर्कल में थोड़ी इंक्वायरी कीजिए, उसके सर्कल से बातचीत कीजिए। उसके जो दोस्त हैं, उसकी टीचर्स हैं, किस तरीके से वो आपको बताएंगे बहुत सारी बातें जो आपको नहीं पता है अपने बच्चे के बारे में। सो दीज आर अ फ्यू थिंग्स दैट वी नीड टू कंसिडर व्हेन अ चाइल्ड इज़ बिहेविंग डिफरेंटली। आई थिंक वॉट रमन ऑल्सो वॉन्टेड टू नो मैम कि हमें खुद को कैसे पता चले कि हम हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है। आई थिंक दैट्स व्हाट ऑल्सो ही वांट्स टू नो। एज अ स्टूडेंट आपको कैसे पता चले? देखिए, अगर आई थिंक आवर फीलिंग्स टेल अस मोर देन एनीथिंग एल्स। अगर आपको बार बार बाउट्स ऑफ क्राइंग आ रहे हैं, आप बार बार रो रहे हैं किसी भी बात को, छोटी से भी एक किसी के छोटे से भी एक बात से आपको रोना एकदम से आ रहा है ना? किसी ने कहा कि मम्मा ने कुछ कहा कि ये यहाँ पे क्यों रख दी चीज़, एंड सडनली यू जस्ट बर्स्टिंग आउट क्राइंग एंड नॉट वांटिंग टू फेस एनीवन ड्यूरिंग दैट टाइम। आपको अकेले रहने का मन कर रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे कोई नहीं समझ रहा है, मुझे बस अकेले रहकर इस इश्यू को सॉल्व करना है। और जब आप अकेले होते हैं, आपके मन में कुछ गलत ख्याल आ रहे हैं कि इस तरह से तो लाइफ लीड करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इससे अच्छा तो मेरी लाइफ ही ना हो, इससे अच्छा तो मैं यहाँ हूँ ही नहीं, शायद मुझे अपने आप को एक और चांस देना चाहिए, लेट मी जस्ट एंड दिस एवरीथिंग, लेट मी जस्ट क्विट। या फिर आप ऐसी चीज़ों को फॉलो करने लगे, ऐसे लोगों को फॉलो करने लगे जो इस तरह की बातें कर रहे हैं ज़्यादा। इसका मतलब आप डेफिनेटली रॉन्ग ट्रैक पर हैं, आपको वहीं की वहीं रुक जाना चाहिए। एंड जब भी ऐसा कुछ महसूस हो, जो भी आपके सबसे करीबी जन हैं, अगर आपके मॉम डैड आपके साथ हैं, आपको लगता है कि वो बैठ के आपकी बात सुन रहे हैं, आप उनको बिठाइए, उनसे ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जो अदरवाइज़ पॉजिटिव लोग हैं, उनकी लाइफ पॉजिटिव है, हैप्पी है, उनको आप बिठाइए, उनके साथ शेयर कीजिए। आपकी कोई टीचर है जो आपके गार्डियन की तरह है, आपकी बातें सुनती है, आपको क्लास में सपोर्ट करती है, जस्ट टेक हर टाइम, गो टू देम, शेयर योर फीलिंग्स। आपके कोई अंकल हैं, कोई दूर की आंटी हैं, कोई भी आपके सर्कल में जिसके ऊपर आपको विश्वास आता है, शेयर आउट योर थिंग्स टू देम। और मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि पेरेंट्स से ज़्यादा कोई, अगर मेरे ख्याल से ही कोई हो जो हमारा भला चाहता है, इसलिए अपने पेरेंट्स को हमेशा इन्वॉल्व करके रखना चाहिए। आज शायद आपको लग रहा हो कि वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं, आपके साथ कुछ ज़बरदस्ती आपको किसी रास्ते पे डालने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे क्यों ये पढ़ा रहे हो। बहुत कुछ लगता है जब हम लोग ग्रो अप हो रहे होते हैं, क्योंकि वो एक बड़ा ट्रांसफॉर्मिंग फेज़ होता है। लेकिन बिलीव मी, जब लाइफ में टेस्टिंग सिचुएशंस आती हैं, फैमिली सबसे पहले खड़ी होती है हमारे लिए। हर कोई भाग जाएगा, मम्मी पापा नहीं भागेंगे। इसीलिए सबसे पहला ट्रस्ट तुम्हें मम्मी पापा पे करना चाहिए। I think I completely agree with you there, ma'am. Because what happens is usually we are scared most of the parents कि वो क्या सोचेंगे, and we don't share things. Right. But when you end up sharing, you realize कि पहले ही बता देना चाहिए Yes, था. yes. I think that's the best way to handle any situation in your life. Yes. I completely agree. Another question we have from Hyderabad, Rahul is asking, I'm trying to keep stress away during examination, but the thought of missing out my desired college scares me. वो स्ट्रेस हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि उनका कॉलेज ना चला जाए हाथ से, जो गोल है उनका। गोल है उनका, राइट। सो राहुल, देखो क्या होता है ना कि गोल्स और सपने अलग अलग होते हैं, ठीक है? गोल्स और सपनों को कभी मिक्स नहीं करना चाहिए। गोल होता है जो हम अभी इसी समय कुछ कर सकते हैं उसे अचीव करने के लिए, और सपना होता है कि हाँ, अगर सब कुछ अच्छे से गया, सब कुछ अच्छे से गया यानी कंट्रोल्ड सिचुएशन भी और अनकंट्रोल्ड सिचुएशन भी, है ना? हमेशा हमारी लाइफ में दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, एक जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन अगर इन दोनों का सामंजस्य अच्छा रहा तो हम डेफिनेटली गोल से ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं, सपनों को अचीव कर सकते हैं, है ना? अब आपका
लाइफ का गोल है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में महारत हासिल करना, मान लीजिए फॉर इंस्टेंस आप जर्नलिज्म लेना चाहते हैं, है ना। अब आपको ऐसा है कि जर्नलिज्म मैं कुछ करके एक अच्छे जर्नलिज्म के कॉलेज में अंदर घुस जाऊं, वहाँ घुसूं और मैं अच्छी से प्रोफेशनल स्टडीज़ लूं जर्नलिज्म के लिए। नाउ दिस इज़ गोल, क्योंकि इसमें सिर्फ एक कंट्रोल्ड सिचुएशन है हमारे सामने और हम इस सिचुएशन को अपने हिसाब से हैंडल कर सकते हैं। हम अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं ताकि इवेंचुअली हमारा ये गोल पूरा हो। हम एक अच्छे स्कूल में दाखिला ले सकते हैं, हम अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, हम मेहनत कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट के ऊपर ताकि हम इवेंचुअली जर्नलिज्म को अपने प्रोफेशन की तरह चूज़ कर पाएँ। लेकिन कुछ अनकंट्रोल्ड सर्कमस्टेंसेस कि आपने अपने लिए एक दी कॉलेज चूज़ किया जो कि आपका ड्रीम है ना। कुछ कॉलेजेस का तो नाम ही होता है कि द रेड बिल्डिंग ऑफ ड्रीम्स, है ना, ऐसे बोलते हैं ना। कई कॉलेजेस के लिए अलग अलग कॉलेजेस के लिए अलग अलग नाम होते हैं। तो हाँ, तो ड्रीम कॉलेज है कोई, उस कॉलेज तक पहुंचना एक ड्रीम है। अगर आपके कुछ अनकंट्रोल्ड एक्टिविटीज़, जैसे मान लीजिए उस कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, उस दिन आप बीमार हो गए, ना दैट इज़ एन अनकंट्रोल्ड सिचुएशन। उसके लिए एंग्जाइटी किस लिए? दैट इज़ अ ड्रीम एंड ड्रीम्स may get fulfilled, they might not get fulfilled, but goals we can always achieve our goals. ज़रूरी नहीं कि आप अपने ड्रीम कॉलेज में जाकर भी वो हासिल कर पाते लाइफ में जो आपने अपने गोल को अचीव करके एक अच्छे कॉलेज में घुस के आपने जो हासिल कर लिया। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा वाक्य मैं सुन रही थी दिव्या, व्हेन आई वाज कमिंग टू दिस बिल्डिंग। उसमें ये था कि कैसे, क्यों ऐसा होता है कि जो क्लासरूम के फ्रंट बेंचर्स हैं, है ना, तो कई सालों बाद एक स्कूल की एलुमनाई मीट हुई और क्लासरूम के जो फ्रंट बेंचर्स थे वो ठीक ठाक पोजीशंस पे थे, कुछ तो काम भी नहीं कर रहे हैं, दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ एज होम मेकर्स और मे बी यू नो दे हैव टेकन सम थोड़ा प्रीमेच्योर रिटायरमेंट्स ले लिए हैं कुछ लोगों ने। कुछ लोगों का कुछ बनना चाहते थे जो वो क्लासरूम में बहुत प्रोक्लेम करते थे फ्रंट बेंचर्स बैठ के कि मैं ये बनना चाहता हूँ, वो बनना, वो नहीं बन पाए, है ना, वो नहीं पहुँच पाए उस लेवल तक। और बहुत ज़्यादा शैतान और लास्ट बेंचर्स जो होते थे वो अपनी लाइफ में बहुत खुश थे उस एलुमनाई मीट में और किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ऐसी ऐसी पोजीशंस पे पहुँचे हुए थे। मैं यहाँ किसी को कुछ डिस्करेज नहीं कर रही हूँ। I don't mean to say that be a last bencher and be a front bencher. Only what I mean to say is, जो उन्होंने ऑथर ने लास्ट में कहा कि जब हम 99% मार्क्स लेते हैं तो प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि हम मेडिकल उठाएंगे, डॉक्टर बनना है ना। मेरी भी ऐसी प्रोबेबिलिटी थी लाइफ में। जब हम 85% नंबर लेते हैं, 90% लेते हैं तो माँ बाप कहते हैं भाई इंजीनियर बनो, है ना, मैनेजमेंट में जाओ, ये वाला कॉलेज फोड़ो, वहाँ जाओ, इतना पैकेज मिलेगा तुम्हें, जिंदगी सुधर जाएगी सबकी। वेरी वेरी रिलेटेबल, है ना। एंड जब हम 65% नंबर लेते हैं, जब हम फर्स्ट डिवीजन भी नहीं ले पाते, तब लाइफ एकदम खुली होती है। कुछ भी उठाओ, कहीं भी जाओ, कुछ भी एक्सप्लोर करो, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है। यू कैन टेक अप दिस और दैट और दैट और दैट, सब कुछ खुला है तुम्हारे लिए। एंड इसीलिए लोग उस समय एक्सप्लोर कर पाते हैं, उनके ऊपर कोई एडेड प्रेशर नहीं होता है कि इतने मार्क्स आ गए तो यही करना है, ये प्रेशर ही नहीं है। आप इतने नंबर आए हैं, इसमें ये सारी ऑप्शंस हैं, आपका इंटरेस्ट किस में है। और इसीलिए उस एलुमनाई मीट में जिन लोगों के पास बहुत सारी ऑप्शंस थी, जिनके लिए लाइफ ओपन थी उस समय, वो लोग अपने इंटरेस्ट का फील्ड उठा पाए, आगे बढ़ पाए और लाइफ में संतुष्ट रह पाए, खुश रह पाए। सो धीरे धीरे स्टूडेंट्स और धीरे धीरे आई थिंक इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है, नहीं दिव्या? या आई फील सो टू, है ना। बिकॉज मतलब फ्रॉम स्पीकिंग फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ आई कि मेरे पेरेंट्स ने स्पेशली दे आर फ्रॉम मर्चेंट नेवी, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जी, तो दे मेड श्योर दैट आई वाज इन एवरी फील्ड व्हाटएवर आई लाइक, सब कुछ करवाया हमसे, मेरे भाई से भी।
तो हमने एंड में वो चुना जो हमको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था, एंड ही डिड नॉट स्टॉप अस। Right. ये सारी बातें हुई थी एकेडमिकली जी। बिकॉज वी डिड वेल इन एग्जाम्स, तो दे वर लाइक हाँ अब तो मेडिकल, दैट्स व्हाई आई सेड इट्स वेरी रिलेटेबल। जी। ये बातें हुई थी, बट व्हेन दे सॉ कि इंटरेस्ट शायद कहीं और है, दे जी। डिडंट फोर्स बिकॉज ऑफ द मार्क्स। जी, दे जी, सेड जी। ओके यू कैन डू व्हाट यू वांट, राइट बट पढ़ाई पूरी कर लो। यस यस पढ़ाई पूरी कर लो। आई मीन बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया दिव्या ने अपनी पर्सनल लाइफ से। मुझे ऐसा लगता है जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, दिस इज फॉर द पेरेंट्स, मम्मा पापा, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, शायद उन्होंने आपका सपना पूरा किया, शायद आप अपने टाइम पे अगर 6 लाख का पैकेज ले रहे थे बच्चे को बड़ा करते हुए, अब शायद आपका बच्चा 24 लाख के पैकेज पे है, तो आप उसको सक्सेसफुल समझते हैं। आपके पास 800 थी मारुति, उसके पास आज शायद कोई भी बड़ी कार, नेम इट, ही हैज़ इट, तो आप उसको सक्सेसफुल समझते हैं। आप अपने जीवन में बहुत खुश थे, छोटा सा परिवार था, हाँ कुछ सपने पूरे करने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, एंड्स मीट करने के लिए, कुछ आपको जुगाड़ लगाने पड़ते थे, लोन पे चलता था सिस्टम, लेकिन खुश थे, सब लोग इंटरकनेक्टेड थे, फैमिली थी। आपका बच्चा अब पिस रहा है किसी बहुत बड़ी कंपनी में, मान लीजिए, उसको स्ट्रेस रहता है, एंग्जाइटी इश्यूज रहते हैं, वो अपनी टाइम फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा, उसके पास टाइम नहीं है बच्चों के लिए, आपस में हस्बैंड वाइफ के पास टाइम नहीं है, लाइफ इम्बैलेंस्ड है, हेल्प लेनी पड़ रही है मेंटली स्टेबल रहने के लिए, पीस ऑफ माइंड ढूंढता फिर रहा है हर जगह। क्या वो सक्सेसफुल है? क्या सक्सेस के मायने आपके लिए, हमारे लिए सिर्फ मटेरियल थिंग्स रह गए? खुशी, बच्चों की खुशी। मैं मानती हूँ कि अगर मेरा बच्चा मेरे से ज़्यादा अच्छे से सिचुएशंस को हैंडल करना जानेगा बड़ा होके, अगर उसके ऊपर कोई क्राइसिस सिचुएशन आ गई और वो अपना आपा नहीं खोएगा, चिल्लाएगा नहीं, गालियाँ नहीं देगा सामने खड़े हुए इंसान को क्राइसिस के दौरान, शांति से सबको एकजुट करने का काम कर पाएगा उस क्रिटिकल सिचुएशन में, तो वो मेरे लिए सक्सेसफुल होगा। कार चाहे कोई भी हो, घर छोटा हो या बड़ा हो, इवेंचुअली वो ध्यान रख लेते हैं अपना, है ना। इतनी तो स्किलफुलनेस आपने डाल दी है बच्चे के अंदर, वो खुद इतना डेवलप हो जाते हैं, इतना तो वो कर सकते हैं, डोंट वरी। तो इसीलिए बस इसे एक रैट रेस में ऐसे भागते जाना नॉट अ गुड आइडिया, नीदर फॉर यू नॉर फॉर योर किड। एंड बिलीव मी, वो आपको देख के बड़े हो रहे हैं। अगर आप इन चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, रिलेशनशिप्स को कम, आप बहुत अस्थायी टेम्पररी चीज़ों के लिए अपनी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, अपना दिमागी संतुलन खो बैठते हैं बात बात पर, तो चाहे आप बच्चे को कितने ही बड़े स्कूल में पढ़ा लेना, उसके 99% भी मार्क्स आ जाएं, लेकिन जो वो आपको देख के सीख रहा है ना, उसको कोई हटा नहीं सकता, वो उसके अंदर बस रहा है। इसीलिए प्लीज़ फर्स्ट बी स्टेबल योर सेल्फ एंड देन गाइड योर चिल्ड्रन अकॉर्डिंगली। खुद योगा करो, सुबह जल्दी उठो, एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, अपने आप को यहाँ से स्टेबल करो। बच्चा सीखेगा, हाँ मेरी मम्मी के लिए मेंटल स्टेबिलिटी ज़्यादा ज़रूरी है। मम्मी पागल नहीं हो जाती है अगर ऑफिस में लेट हो रही है तो वो मतलब भाग नहीं जाती है किसी क्राइसिस सिचुएशन में। अगर एक की जगह 10 गेस्ट आ रहे हैं, बनवाई वो थी 4 बच्चे, ये 4 बच्चे अच्छे फ्रेंड्स हैं आपस में। इन 4 बच्चों की टीम, चारों जो हैं वो अपना अपना सब्जेक्ट पकड़ के, जैसे मेरा बेटा मैथ्स में इंटरेस्टेड था तो वो अपने फ्रेंड्स को मैथ्स पढ़ाता था, एक और था बच्चा जो इंग्लिश पढ़ाता था बाकी सबको, एक और बच्चा हिंदी पढ़ाता था, 4th किड ने एक और सब्जेक्ट पकड़ के उसको पढ़ाया। इस तरह से बच्चे आपस में पढ़ाने लगे, जिसके कारण वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फील करने लगे अपने सब्जेक्ट को लेकर। एंड क्योंकि सामने जो टीचर बैठा है वो उनका खुद का फ्रेंड है, तो वो बेखौफ होके डाउट्स पूछने या सेशंस रिपीट करवाने, है ना,
कुछ अगर ऑफ कोर्स पेरेंट्स यूज टू विजुलाइज देम, हम लोग दूर से बिना हेलीकॉप्टरिंग करें उनको देखते थे क्या कर रहे हैं, किसी ने कोई गलत कॉन्सेप्ट पकड़ा है तो उसका कॉन्सेप्ट हम ठीक करते थे। लेकिन यस, जब हम बच्चों को इस तरह से इन्वॉल्व करते हैं तो वो डेफिनेटली एक बहुत अलग लेवल की इन्वॉल्वमेंट होती है, और बच्चे अपने आप, कोई भी पैटर्न हो, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, टीम वर्क ऑलवेज हेल्प्स रिगार्डलेसली। तो इसीलिए, और बच्चे को टीम स्पिरिट का भी समझ में आती है, क्योंकि अल्टीमेटली लाइफ इज अ टीम, राइट? And I'm sure this learning is going to help us, them in their lives ahead. Yes, absolutely. Thank you so much, ma'am. Another question from Guru. He's from Ludhiana. जी. How to deal with parents when they are sincerely comparing us with my other friends who studied better than me? Okay. So this is from a student. Guru, देखो यार, ये तो लाजमी सी बात है, नहीं मतलब ऑब्वियस सी बात है। अगर हम कुछ काम करते हैं तो पेरेंट्स को लगता है कि वो कंपैरिजन से ज़्यादा ना, उनको ऐसा लगता है कि हम इसके सामने थोड़े एग्जाम्पल्स पुट अप करें, है ना। अगर मुझे तुम्हारे एंगल से समझना है इस बात को, तो पेरेंट्स के लिए हम अलग से क्लास लेंगे बाद में, लेकिन तुम्हारे एंगल से कि ऑब्वियस सी बात है ना, मान लो तुम्हें भी किसी को कुछ समझाना है, तुम्हारा कोई दोस्त है और वो फुटबॉल खेल रहा है, तुम्हें अगर उसको समझाना है कि यार देख ऐसे नहीं, तू किक है ना वैसे मारा कर, वो देखो कितने अच्छे से किक मार रहा है, तो वैसे वाली किक मारा कर। तो यहाँ पे आप कंपेयर नहीं कर रहे हो, आप उनके सामने एक एग्जाम्पल, जस्ट टू शो कि एक लाइव तरीके से कि वैसे करना है, उस तरीके से करने की कोशिश करो। सो पेरेंट्स का मुझे लगता है कंपैरिजन के पीछे कंपैरिजन काइंड ऑफ व्यू पॉइंट नहीं होता है। उनका व्यू पॉइंट ये होता है कि हम बच्चे के सामने एक लाइव एग्जाम्पल पुट अप करें, ताकि बच्चा उससे थोड़ा इंस्पायर हो पाए, उससे इंस्पिरेशन ले पाए। तो इसीलिए वही मैं कह रही हूँ, आप जैसे जैसे धीरे धीरे बड़े होंगे आपको समझ आएगा कि पेरेंट्स का पर्सपेक्टिव क्या था, है ना। तो अभी आप इस फेज में हैं, अभी के लिए आप बस ये समझिए कि वो आपके बहुत बड़े वेल विशर हैं, और वो अगर आपको किसी का नाम लेके कुछ बोलते हैं तो वो उस इंसान से आपको इंस्पायर होने के लिए कह रहे हैं। तो इंस्पाइट कि आप उस इंसान से चिढ़ जाएंगी, यार ये इंसान का नाम लेते रहता है, इसने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है, इसको तो हटाना पड़ेगा मुझे ना, मतलब मैं इसको फ्रेंड सर्कल में ही नहीं रखूँगा। इस तरीके से सोचने की बजाय आप उस इंसान को एक पॉजिटिव व्यू के साथ, कोशिश करो, कोशिश करने से हो जाएगा, एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के साथ उसे नोटिस करना शुरू करो कि ऐसा क्या है उसमें अलग, है ना। कि वो रादर देन कि इसमें क्या अलग है, कुछ भी अलग, नो, मैं अलग व्यू पॉइंट से बोल रही हूँ, ऐसा इसमें क्या अलग है जो मैं ले सकता हूँ अपने जीवन में। क्या मैं, अच्छा ये शायद सुबह जल्दी उठ रहा है, या फिर ये हर रोज़ ये डाउट्स पूछ रहा होता है क्लास में, इसका मतलब ये हर रोज़ पढ़ रहा है, ये डाउट्स पूछ रहा है इसका मतलब ये पढ़ रहा है, जो उसको पढ़ाया जा रहा है ये घर जाके रीडिंग करता होगा, इसको डाउट्स निकलते होंगे, अगले दिन आके पूछता है, तो मुझे भी शायद रीडिंग करनी चाहिए हर रोज़, 15 मिनट लगा के देखता हूँ, क्या पता मेरे मन में भी डाउट्स आए। फिर तुम अगले दिन पहुँचोगे क्लास में, तुम डाउट पूछने लगोगे, तुम्हें लगेगा कि अरे टीचर तो खास ध्यान देते हैं उन बच्चों पे जो डाउट्स पूछते हैं, क्योंकि टीचर्स को भी ये बात पता है सीक्रेट कि जो डाउट पूछ रहा है वो पढ़ के आया है ना। तो इसीलिए पॉजिटिवली ली जा सकती है ये बात, ऐसे डील करने वाली डील नहीं। डील विद पेरेंट्स क्या होता है, मतलब पेरेंट्स से तुम्हारे डील क्या करना है। I think usually क्या होता है ना, parents they mean well obviously. Yes, That's why in yes, his question he was like yes. they sincerely are comparing. Yes. But उनके approach के कारण actually parents भी तो सीख ही रहे हैं ना, first time ही parents होते हैं सब। हाँ. सीखते Very well said. Right. So I think what happens is even they don't know कि भाई how to Yes. set an example, how to Yes, be. yes. So they end up doing it negatively without even trying Yes, to do it negatively. yes, yes. Well intentions होते हुए। Yes, yes. And students के दिमाग में already शायद चल रहा होगा कि यार मैं Yeah. उसके जैसा क्यों नहीं हूँ। Right. और फिर पेरेंट ने भी बोल दिया कि तुम क्यों नहीं हो उसके Right, जैसे। right. So I think that's what builds it up. Yes. इसके लिए ना पेरेंट्स आपके लिए एक छोटी सी टिप है, if at all it suits you. जब हमारी क्या आदत होती है, जब बच्चा कुछ गलत करता है ना, हम उसको पकड़ते हैं, है ना। बच्चे ने कुछ गलत किया, उसको पकड़ लिया, तूने ये ठीक नहीं किया, तूने यहाँ गलती कर दी, तूने वहाँ गलती कर दी। इसको ना थोड़ा सा रिवर्ट कर दो। बच्चा जब कुछ अच्छा करे उसको पकड़ो, तूने ये बहुत सही लिखा, तूने, तेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी आई है इसके अंदर, तूने आज जिस तरह से जवाब दिया उस गैदरिंग के अंदर, इट वॉज ब्यूटिफुल, सो वेल मैनर्ड, मुझे पता ही नहीं चला तो इतना बड़ा कब हो गया। एंड जब आप उनको तब पकड़ते हैं जब वो कुछ अच्छा कर रहे हो,
तो आप डेफिनेटली जब वो कुछ बुरा कर रहे हैं या आपके नज़र में है, लेकिन आप शांति से उस बात को पी गए, अंदर ही अंदर ले गए कि कोई बात नहीं, अभी के लिए रुक जाता हूँ, थोड़ा सा आपको भी पेशेंट होने की ज़रूरत है। हमारा क्या होता है, भूल ना जाऊँ, जल्दी से बता दो, बड़ा बड़ा सारा बता दे, बच्चे के सामने सब उगल दिया एकदम से। उसकी फीलिंग्स, उसका एक सेल्फ एस्टीम है ना। कितने कोई लोग खड़े हैं या नहीं, आपने पर्सनली भी बोला, मम्मा के मन में मेरे लिए ऐसी फीलिंग्स आ गई हैं, पापा मेरे बारे में एक्चुअली ऐसा फील करते हैं कि मैं ऐसे जा रहा हूँ लाइफ में। सो जस्ट कैच योर किड्स व्हेन दे आर डूइंग गुड थिंग्स। तो आपके पास एक स्पेस बनता है धीरे धीरे, उस स्पेस में फिर आप स्लोली एंड स्टेडली बेबी स्टेप्स लेके अंदर घुस सकते हैं, उनको ये बताने के लिए कि नहीं, यहाँ पर ये चीज़ ऐसे की जा सकती थी जैसे कि वो करता है। तुम्हारी स्ट्रेंथ ये है, तुमने बहुत अच्छे से, मैंने कई बार मेंशन किया बेटा तुम्हें, ये 3 चीज़ें तुम्हारी बहुत पावरफुल स्ट्रेंथ है। लेकिन यहाँ पर हल्का सा अगर हम इस चीज़ को भी ठीक कर लें उसकी तरह, तो हम सुपर पावर बन जाएंगे। तब आपके पास हक है बोलने का, स्पेस है बोलने का, बच्चे के पास दिमाग है समझने का, रिसीव करने का। वरना आप टेप रिकॉर्डर की तरह ऑन हो जाते हैं और वो अपना वॉकमैन निकाल लगा के निकल लेते हैं, है ना। हेडफोन्स लगा के, मैं वॉकमैन अपने टाइम की बात करने लगी, हेडफोन्स, आई मीन टू से किड्स, हेडफोन्स। Today's kids, they don't know My Walkman. mom keeps saying for my brother, you know, Yeah. कि ये तो सुनी नहीं रहा, इसको कान में टिप्पी लगा के। True, true. He says that. Right, right. Okay, we have another question from Vineet Ranjan. He's from Patna, Bihar. Okay. He's asking, I try to complete my syllabus, but I'm always worried about the questions out of my syllabus or something I have not prepared. This fear also affects the questions I already know. How should I deal with it and calm myself during exam? Okay. So, Ranjan, right? Vineet Ranjan. Vineet, yes, it happens. एग्जाम्स में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सिलेबस के अंदर से ही सब कुछ आएगा। कई बार एक आधा एग्जामिनर का मूड होता है, एक आधा ट्विस्टिंग क्वेश्चन डाल देते हैं, लेकिन ज़्यादातर एग्जाम्स में जो 75 से 80% जो एग्जामिनेशन पेपर है वो आपके स्टार्ट सिलेबस से ही आता है। बिकॉज देर आर सम रूल्स सेट अप बाय एजुकेशनल बोर्ड्स एंड इंस्टीट्यूशंस, है ना। तो उन रूल्स के अंतर्गत आप ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा कोई क्वेश्चन या मार्क्स का एक एवरेज आप बाहर से नहीं दे सकते, इसलिए डोंट वरी ऑन दैट फ्रंट। सेकेंडली, जो चीज़, अच्छा एक छोटा सा इसमें है ना एग्जाम्पल, कि जब मम्मा ने दूध रखा है गैस के ऊपर और मम्मा कहती है विनीत रंजन को कि देखना विनीत वहाँ खड़े रहना, दूध उबल जाए तो बंद कर देना गैस, है ना। विनीत खड़ा है, इतने में उसके फ्रेंड का फ़ोन आ गया, वो क्या करे, उसका ध्यान चला गया फ़ोन पे। अब गैस चल रही थी, दूध उबलते उबलते इतना उबल गया कि वो नीचे गिरने लगा, स्लैब पे आ गया। मम्मी को आ गई स्मेल, मम्मी ने चिल्लाया, विनीत क्या कर रहा है। विनीत ने जल्दी से गया। अब विनीत क्या करेगा उस मोमेंट पे, गैस बंद करके जो दूध ऑलरेडी है कंटेनर के अंदर उसे बचाएगा, या गैस को चलने देगा, दूध को बाहर निकलने देगा और जो दूध निकल गया है उसको बचाने की कोशिश करेगा, जो गिर गया है, जो स्पॉइल हो गया है, जिसका अब कोई काम नहीं है, उसको बचाने की कोशिश करेगा। बताओ विनीत, ऑब्वियस सी बात है कि तुम जो दूध ऑलरेडी कंटेनर में है उसे बचाने की कोशिश करोगे, तुम गैस को स्विच ऑफ करोगे, है ना। तो लाइफ में भी सबसे पहले गैस को स्विच ऑफ कर देना चाहिए, जो हमारे पास है उसे बचाने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है ना, लॉजिक। तो तुमने क्या करना है, तुमने जो तुम्हारा सिलेबस है उसे टाइम से पहले फिनिश कर लेना है और फिर उसके बाद तुम्हें उसी सिलेबस को बार बार रिवाइज करना है, ताकि हर बार जब हम रिवाइज करते हैं हम सिलेबस की और ज़्यादा डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग में जाते हैं। और जब हम अंडरस्टैंडिंग में जाते हैं तो उस सिलेबस के जो पंखुड़ियाँ होती हैं ना, कुछ आगे पीछे ब्रांचेस निकल रही होती हैं जहाँ से एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन के आते हैं, तो वो तुम ऑटोमेटिकली एग्जाम में परफॉर्म कर पाओगे, क्योंकि तुमने अपने गिवन सिलेबस को बहुत अच्छे से समझ लिया और प्रिपेयर कर लिया। इसीलिए जो दूध कंटेनर में है उसको बचाओ, फालतू की टेंशन में मत पड़ो। Like they say, why cry over spilt milk? Yes, so true.
So another question, जी. Ronak Mishra from Noida. Okay, he's a parent. If children are in stress and unable to tell parents or anyone else, what are the signs to identify the stress in children? We did address this. Yes, we kind of address this still for Mr. Ronak. देखिए, बच्चा जैसे कि मैंने पहले भी कहा, बात बात पे अगर रोने लगा है, थोड़ा अवे होता जा रहा है, सोशलाइज कम कर रहा है, उसके फ्रेंड्स कम होते चले जा रहे हैं, उसके फ्रेंड्स अगर घर आते हैं तो वो उनको भी अवॉइड करता है, और कहीं ना कहीं वो आपको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो रहा है ऐसी एक्टिविटीज़ में जो यूजुअली नहीं हुआ करता था. फॉर एग्जाम्पल, वो ज़रूरत से ज़्यादा सोने लगा है, कमरे में घुस जाता है और सोता रहता है, घंटों तक सोता रहता है. इन केस, मतलब कहने का मतलब ये है कि वो अपनी नॉर्मल लाइफ को अवॉइड करने लग पड़ा है. तो इट इज़ अ क्लियर कट इंडिकेशन कि वो एंग्जाइटी स्ट्रिकन है, उसके दिमाग में कोई टेंशन चल रही है, कोई बात चल रही है, तो आपको पता चल जाना चाहिए. I think we have another question connected to this जी. avoid करने वाली बात को. जी. Could you please suggest that how to increase my study time and avoid procrastination? Vijay from Gandhinagar. ओके, विजय, प्रोक्रास्टिनेशन तो बहुत भयंकर तकलीफ है. इससे बचने के लिए मैं पर्सनली क्या करती हूँ, है ना, इससे बचने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना एक सेट ऑफ एक्टिविटीज़ तैयार करती हूँ एक दिन में. सुबह सुबह जब मैं उठी, ये आप सभी के लिए है, सिर्फ विजय के लिए नहीं. जब उठते हैं तो सुबह उठते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में ना एक ऑटोमेटिक वायर होती है जो हमारी टेंशन को खींच लाती है. सुबह उठते ही सबसे पहले दिमाग में बात जो आती है वो आती है कि हाय, आज ये होना था, आज ये होने वाला है, अरे ये कैसे होगा, आज ऐसा कुछ होने वाला है, हाय मैं कहीं भूल ना जाऊँ, मेरे कितने नंबर आएंगे, आज टेस्ट के रिजल्ट्स आने वाले. हम ऑटोमेटिकली कुछ ऐसी बातों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं सुबह उठते ही जो हमारे लिए स्ट्रेस फिगर है ना. तो हमें लगता है इससे अच्छा तो हम सोए हुए थे, कम से कम ये स्ट्रेस तो नहीं था. लेकिन जैसे ही सुबह उठे, सबसे पहली चीज़ आंख बंद करके थैंक यू बोलना चाहिए. ये फेक इट टिल यू मेक इट. चलो, थैंक यू नहीं आ रहा मन से, फेक इट टिल यू मेक इट, यानी बोलते जाओ जब तक तुम्हें असली में थैंक यू ना आए, है ना. किस चीज़ के लिए थैंक यू बोलो, कुछ है ही नहीं मेरी लाइफ में. क्यों? तुम एक छत के नीचे बैठे हो, अपने घर में बैठे हो, थैंक यू मेरे पास ये घर है. तुम एक ठंडे कमरे में उठे हो, पंखा चल रहा है सिर के ऊपर, थैंक यू मेरे पास पंखा है. इतनी गर्मी में कितने लोग हैं जो गर्मी में सो रहे हैं. थैंक यू मेरे घर के अंदर ही टॉयलेट है, मुझे बाहर नहीं जाना पड़ रहा, भटकना नहीं पड़ रहा. थैंक यू कि मेरे पास कपड़े हैं, मैं कपड़े पहन के बैठा हूँ, मेरे पास एक पूरी अलमारी है जिसमें कपड़े हैं. थैंक यू कि मेरे पास लाइफ में एक उद्देश्य है, मेरे पास पढ़ने के लिए कुछ है, मेरे पास किताबें हैं. इस तरह से अनगिनत चीज़ें हैं जिनके लिए आप धन्यवाद बोलें. सिर्फ 2 मिनट लगाने हैं धन्यवाद बोलने में. उसके अगले 2 मिनट आंख बंद करके पूरे दिन की दिनचर्या को ऐसे अपने इमेजिनेशन में चलाना है, एक मूवी की तरह. अगर आपकी ज़िंदगी का वो दिन एक पिक्चर होती तो आप उसे कैसे डायरेक्ट करते? आप डायरेक्टर हैं अपनी पिक्चर के, आप एक्टर भी हैं अपने पिक्चर के, आप डायलॉग राइटर भी हैं, आप प्रोड्यूसर भी हैं. ठीक है, तो आंख बंद करके अपनी मूवी एक दिन की अपने दिमाग में प्रोड्यूस कीजिए. आपका आज ये काम है, आज मैं टाइम से स्कूल पहुंच गया या कॉलेज पहुंच गया, कॉलेज में जाकर मैं स्माइल करते हुए कॉलेज में जा रहा हूँ, टीचर्स को हंसता हुआ देखो, अपने दोस्तों को हंसता हुआ देखो इमेजिनेशन में. तुम जिस भी एग्ज़ाम के लिए अपीयर होने जा रहे हो या कोई इंटरव्यू है, उसे बहुत अच्छे से लिखते हुए, अपने आप को कंटेंटफुल, शांत रहते हुए देखो. हम करते हैं ये सब, लेकिन उल्टे तरीके से करते हैं. हम देखते हैं खुद को परेशान होते हुए, हाय अगर ऐसा हो गया तो, हाय वैसा हो गया तो. हम हॉरर मूवी के डायरेक्टर हैं. तुम चाहते हो तुम्हारी लाइफ हॉरर मूवी बने? मैं चाहती हूँ मेरी लाइफ ड्रामा बने, जिसमें रोमांस भी होना चाहिए, उसमें खुशियाँ भी होनी चाहिए, उसमें हंसी मजाक भी होना चाहिए, है ना. हर एक की लाइफ में एक अच्छा पॉजिटिव हम लोग एक मूवी चाहते हैं अपनी लाइफ को बनते हुए देखना. तो क्यों ज़बरदस्ती बार बार हॉरर मूवी को रिपीट करना है दिमाग में? इस तरह से जब आप सारे काम एक एक करके जो आपको पता है कि आपको करने हैं, उन्हें शांति से पीसफुली करते हुए सुबह सुबह देखोगे, अर्ली इन द मॉर्निंग, फर्स्ट थिंग टू डू, तो आपकी प्रोक्रास्टिनेशन घटती जाएगी. टू मेक इट इवन बेटर,
आप जल्दी से एक पेन पेपर या डायरी पेपर लेके, या फ़ोन मैं बोलूँगी अवॉइड करना चाहिए। पहले 1-2 घंटे जब हम सो के उठते हैं, उठते ही फ़ोन को पकड़ के मेल्स नहीं चेक करने चाहिए, उसे लेके बाथरूम में नहीं जाना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए ये काम। हमें उसे साइड में रखना चाहिए कम से कम 1 घंटा, ठीक है। और उस टाइम पर आप पेन और पेपर लेकर नोट कर सकते हैं कि आज के मेरे शेड्यूल में ये काम हैं जिन्हें मैंने बहुत अच्छे से होते हुए देखा है, ये काम तो होके रहेंगे। और फिर अपनी जान लगा दो उन काम को करने के लिए। बढ़िया है, मस्ती मस्ती में हंसते हंसते सारे काम फिनिश हो जाएंगे, प्रोक्रास्टिनेशन खत्म हो जाएगी। That was some nice fun way of telling Vijay ji how to handle procrastination. Most of us could relate. So we have one question more from Shashank Azamgarh, UP. Okay. He's asking, from past 8 years I'm teaching, the teacher, but nowadays online education is as new to teachers as to the children and parents. Yes. Is there any platform which can provide guidelines regarding proper usage of internet education and safe for children? Okay. This is Prashant. This is Shashank. from Azamgarh. शशांक जी, बहुत बहुत बधाई हो। आप लोगों ने बहुत जल्दी, बहुत क्विकली मैंने देखा आप लोगों को कैसे फटाक से आप ऑनलाइन मोड को आप लोगों ने अपना लिया। और सबसे बड़ी बात, आप लोग अपनी वीकनेस नहीं दिखा सकते किसी को। आप बच्चों को ये नहीं बता सकते अरे अब ये बटन कहाँ गया, बच्चों के सामने आप ये नहीं बोल सकते। आपने बड़े ही प्रोफेशनली इस चीज़ को हैंडल किया, एंड कूडोज टू ऑल द टीचर्स फॉर दैट। मतलब हैट्स ऑफ है। मैं अपने बच्चे के स्कूल के टीचर को भी देखती थी, किस तरह से वो लोग स्ट्रगल कर रहे थे अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को समझने में, सीखने में। जी, तो इस चीज़ को कि कैसे आसान बनाया जाए बच्चों के लिए भी, आपके लिए भी। येस, देयर आर एन नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स। मैं कहूँगी बहुत सारे वीडियो ब्लॉगर्स हैं जो इस काम को हमारे लिए आसान कर रहे हैं। आप अगर सर्च करेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, तो आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो ब्लॉगर्स मिलेंगे। एंड आप थोड़ा उनके रिव्यूज़ ज़रूर देखें उनको फॉलो करने से पहले। जो भी वो बताते हैं आप पहले पर्सनल लेवल पे उस चीज़ को करके देखें, सीख के देखें। एंड इफ़ यू फील दैट इट इज़ द राइट वे, आपको समझ आ रही है किसी एक इंसान की बात, तो डेफिनेटली यू कैन गो अहेड विद इट। बट येस, बहुत सारे ऐसे हेल्प अवेलेबल है, क्योंकि हम लोग डिजिटल इंडिया का पार्ट है, थैंक्स टू आवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। तो हम डिजिटल इंडिया का पार्ट हैं, तो ऐसे कोई भी कोना, ऐसा कोई भी सिरा लाइफ का रह नहीं गया है जो हम छू नहीं सकते। तो आप इजीली जाइए, वीडियो ब्लॉगर्स हैं बहुत सारे वीडियोस बने हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके अंदर आप ये इजीली नॉलेज ऑब्टेन कर सकते हैं। क्योंकि मैंने खुद इस तरह से सीखा है, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि यस, ऐसा है। And seriously, kudos to the teachers who have adapted so well. My dad also after retirement is now teaching in Maritime University. Wow. And for his age, you can imagine how difficult it was. Yes. We helped him all that we could, but he has adapted so quickly. Kudos to all the Wonderful. teachers. Congratulations to him. Thank you so much. Ma'am, one more question before I think we go into the conclusion of our session. जी। मैम, क्या जीवन में पढ़ाई और अच्छे नंबर ही सफलता का प्रमाण है? इस मानसिकता से कैसे आज की पीढ़ी को बचाया जाए? रुद्र विशाखापट्टनम से पूछ रहे हैं। रुद्र, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। रुद्र, देखो, हम ना झंडा लेके या कैंडल मार्च करके, वो सब चीज़ों की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, लेकिन जब हम ऐसा कुछ करके बाहर निकलते हैं, बातचीत करनी चाहिए डेफिनेटली, बहुत सारे डिस्कशंस करने चाहिए सोशल चेंजेस लाने के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनल लेवल पे रुद्र, कि यहाँ मुझे गांधी जी याद आते हैं, मेरे सामने उनकी तस्वीर है। बी द चेंज यू वॉन्ट टू सी इन द वर्ल्ड अराउंड यू। अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मार्क्स, जैसे मैंने पहले भी कहा, पैसा, गाड़ी, बंगला, ये सब सक्सेस के पैरामीटर्स ना बने, तो आपको पहले खुद उसमें यकीन रखना होगा। आपको एक ऐसा जीवन जीना होगा, एक ऐसा उदाहरण बनना होगा। क्योंकि हम सब शायद नहीं जानते, हमें लगता है कि सिर्फ एक ऐसा वीडियो ब्लॉगर या कोई ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पे करोड़ों फॉलोअर्स हैं, वही एक इन्फ्लुएंसर है। नो रुद्र, आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ। हर एक पेरेंट, हर एक बच्चा, हर एक इंडिविजुअल जो सोशल मीडिया पर है,
जो नहीं भी है सोशल मीडिया पर, हम में से हर एक जन इन्फ्लुएंसर है। हम किसी भी काम को किस तरह से करते हैं, अपनी लाइफ को कैसे जीते हैं, हमारे क्या उद्देश्य रहते हैं, हम किस तरह से दूसरों को आंकते हैं, सफलता को किस तरह दर्शाते हैं या समझने की कोशिश करते हैं, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे बच्चों पर, हमारे लाइफ पार्टनर्स पर, हमारी फैमिलीज़ पर, हमारे फ्रेंड्स पर, आगे उनके फ्रेंड्स पर, और ना जाने ऐसे कितने ही लोगों पर पड़ता है। आप एक पॉजिटिव पोस्ट डालते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, आपको नहीं पता कि यहाँ से मीलों दूर लंदन में बैठा हुआ कोई एक हिंदुस्तानी आपका या कोई और नेशनैलिटी का इंसान आपका पोस्ट पढ़ रहा है, उसके ऊपर आपके पोस्ट ने क्या प्रभाव डाला। देयर इज अ वेव इन द ओशन, यू आर द वेव इन द ओशन। तो अगर आप कोई भी बदलाव लाना चाहते हैं, उस बदलाव को पहले खुद में लाना है। अगर मैं आज अपने बच्चों के सामने एक सक्सेसफुल गवर्नमेंट ऑफिसर होते हुए भी, एक इजी अर्निंग करते हुए भी अपनी लाइफ को अनकंफर्टेबल करती हूँ इस काम को करने के लिए जो मैं आज कर रही हूँ, जो मैं आए दिन करती रहती हूँ, है ना, तो उनको इस बात से क्या इफेक्ट जा रहा है, क्या प्रभाव जा रहा है मेरे बच्चों के ऊपर या किसी भी और इंसान पर जो मुझे देखता है कि यस, लाइफ में कुछ है ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सिर्फ अपने लिए रोटी पानी कमाने से ज़्यादा कुछ है। और जब आप किसी दूसरी लाइफ को टच करते हैं, उन्हें चेंज करते हैं, किसी दूसरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो वो एक पार एक्सलेंस इफेक्ट क्रिएट करता है आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में। तो ये चीज़ें डेफिनेटली आप अगर इन चेंजेस को लाना चाहेंगे तो उन चेंजेस को आप आगे तक पहुंचा पाएंगे। पहले खुद में लाइए, फिर ये अपने आप आगे बढ़ जाएगा एक लहर की तरह। Ma'am, thank you so much. Sorry. Ma'am, thank you so much. That was a very moving session for all of us. Ma'am, before we end the session, would you like to give us a take on the psycho-spiritual coach? You said you're a psycho-spiritual coach. Yes. So what is this about? Okay. साइको स्पिरिचुअल कोचिंग जो मैं देती हूँ अपने प्लेटफॉर्म क्वीन इन द मेकिंग के द्वारा, ये इट्स ऑल अबाउट कि कैसे आप अपनी लाइफ को बैलेंस करें यूजिंग वेरियस साइकोलॉजिकल टेक्निक्स एंड एम्बेडिंग योर लाइफ विद सम स्पिरिचुअल नॉलेज, सम स्पिरिचुअल क्रियाज। पहले मैं भी सभी आम लोगों की तरह दिव्या समझती थी कि मेडिटेशन शायद कुछ झोला पहने हुए लोगों के लिए बनी है, शायद मुझे सफ़ेद कपड़ों में होना चाहिए अगर मैं स्पिरिचुअल वुमन होना चाहती हूँ या स्पिरिचुअलिटी नाम का कोई चीज़ अपने लाइफ में इम्बाइब करना चाहती हूँ। लेकिन जब मैं अपनी लाइफ में एक पर्सनल फेज से गुजरी जो कि मेरे लिए मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, तो मुझे धीरे धीरे एहसास हुआ कि ज़िंदगी अपने आप में एक स्पिरिचुअल प्रोसेस है, ये अपने आप में आध्यात्मिक होती है। अगर हम अपने एक एक कदम को सजगता से भर दें तो कोई भी सिचुएशन हमारे लिए डिफ़िकल्ट नहीं है। एग्ज़ाम्स तो नाम मात्र रह जाते हैं। सो साइको स्पिरिचुअल कोचिंग इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग योर साइकोलॉजी and imbibing spirituality or revealing the spirituality of your life. That's it. Thank you so much. Thank you. We had a lovely session today, and I'm very happy with the live questions that you had for us, and I hope we were able to answer them all. If you have some more questions, you can leave them in our live streaming channels, and I'm sure we'll get back to you on that. And please join us again on Monday, Wednesday, Friday till 31st of May 2022 for Pariksha Par 4.0. This is Divya Singh Sharma signing off. Thank you for watching.